तो चलिए इस नए एक्सप्लेनर में सीधे उस दौर में चलते हैं जब एक छोटे से समुदाय ने सारी बाधाओं को पार करके अपना परचम लहरा दिया था। हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के उस हैरत अंगेज उदय की और उसके सबसे महान शिल्पकार छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये एक ऐसी अनोखी कथा है जो अदम्य साहस और बेजोड़ रणनीतियों से भरी हुई है। तो शुरू करते हैं। अब इस स्लाइड पे जो कोट है वो सच में काफी दिलचस्प है। 1715 में रामचंद्र पद अमात्य द्वारा लिखी गई ये पंक्ति साफ दिखाती है कि मराठे उस वक्त कितनी दूर की सोच रहे थे। उन्होंने लिखा था कि यूरोपीय व्यापारी जिद्दी हैं और वो नौसेना और बारूद को अपने मुख्य हथियारों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो सिर्फ अपने आसपास के दुश्मनों पर नजर नहीं रख रहे थे, बल्कि यूरोपीय शक्तियों से आने वाले ग्लोबल खतरों के लिए भी दशकों पहले से तैयार थे। कमाल की दूरदृष्टि थी ना। और यहीं से हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर दक्कन के पठार से उठा एक बिल्कुल छोटा सा समुदाय उस वक्त के विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव हिलाने और ताकतवर यूरोपीय शक्तियों को सीधी चुनौती देने में सफल कैसे हो गया? इस एक्सप्लेनर का मुख्य फोकस यही है और इसका जवाब छुपा है एक बेहद असाधारण नेता की कमाल की रणनीति में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये मराठा थे कौन। इनकी सैन्य ताकत को समझने से पहले हमें उस सांस्कृतिक नींव को समझना होगा जिसने दक्कन के पठार पर रहने वाले मराठी भाषी लोगों को एक साथ जोड़ा। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये 17वीं सदी की शुरुआत से लेके 19वीं सदी तक का पूरा ऐतिहासिक सफर दिखाती है। 1630 में शिवाजी महाराज के जन्म से शुरू होकर 1674 में उनका राज्याभिषेक, फिर 1761 का पानीपत युद्ध और आखिर में 1818 के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध तक। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे एक साम्राज्य धीरे धीरे इतना विशाल और शक्तिशाली बनता चला गया। अब इस तस्वीर को देखिए। सैन्य शक्ति के आने से बहुत पहले ही महाराष्ट्र में एक बड़ी वैचारिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। संत तुकाराम, जिनका चित्र यहाँ है, और ज्ञानेश्वर तथा नामदेव जैसे महान संतों ने भक्ति आंदोलन के जरिए समाज में एक गहरी जागरूकता पैदा करती थी। इससे आम लोगों के बीच एक ऐसी भाषाई और सांस्कृतिक एकता बनी जिसने आगे चलकर मराठों को एक सशक्त राजनीतिक शक्ति बनने का ठोस आधार दिया। तो अब बात करते हैं शिवाजी महाराज की शुरुआती जिंदगी की। 1630 में उनका जन्म हुआ और उनका पालन पोषण पुणे में उनकी माता जीजाबाई की छत्रछाया में हुआ। क्योंकि उनके पिता शाहजी दक्कन की सल्तनतों की सेवा में अक्सर बाहर ही रहते थे, इसलिए जीजाबाई ने ही शिवाजी को आला दर्जे की शिक्षा, धर्म का ज्ञान और नेतृत्व के वो महान गुण दिए जिन्होंने उनका चरित्र गढ़ा। उस जमाने के पूरे सिस्टम को समझने के लिए जागीर शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। असल में ये वो जमीन होती थी जो किसी शासक द्वारा अपने किसी सैनिक या कुलीन को उसकी सेवा के बदले इनाम में दी जाती थी और इसके बदले में उस जागीरदार को वहां से टैक्स वसूलने का हक मिल जाता था। एक तरह से ये वही सामंती व्यवस्था थी जिसमें शिवाजी पैदा हुए थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि आगे चलकर उन्होंने इसी व्यवस्था को पूरी तरह उखाड़ फेंकने का फैसला किया। सोचिए, महज 16 साल की छोटी सी उम्र में ही शिवाजी ने एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी सपना देखा। स्वराज्य, यानी एक पूरी तरह से स्वतंत्र और अपना खुद का शासन। सिर्फ एक छोटी सी जागीर संभालने तक सीमित रहने के बजाय उन्होंने आसपास के उपेक्षित किलों को जीतना शुरू कर दिया ताकि एक पूर्ण संप्रभु राज्य खड़ा किया जा सके। ये उनका पहला बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन सवाल उठता है कि छोटे राज्य दिग्गजों के सामने टिकते कैसे हैं? इसके लिए कुछ नया और बिल्कुल अलग सोचना पड़ता है और शिवाजी महाराज इन्हीं अपरंपरागत और गुरिल्ला रणनीतियों के अचूक उस्ताद थे। यहां पर इस तुलना को देखिए। उस वक्त के युद्ध बिल्कुल अलग ढंग से होते थे। एक तरफ दुश्मनों की विशाल, भारी और बेहद धीमी पारंपरिक सेनाएं थीं जो खुले मैदानों में लड़ती थीं, और दूसरी तरफ शिवाजी ने बिल्कुल नई गुरिल्ला तकनीक अपनाई। छोटे और फुर्तीले सैन्य दल जिन्हें दक्कन के पहाड़ी इलाकों की रत्ती रत्ती जानकारी थी। अचानक हमला करो और गायब हो जाओ। इस फुर्ती ने दुश्मन की भारी भरकम सेनाओं को पूरी तरह थका कर हरा दिया। और उनकी दूरदृष्टि का एक और गजब का उदाहरण देखिए। सिंधुदुर्ग जैसा ये शानदार तटीय किला। उस दौर में जब भारत पर राज करने वाले ताकतवर मुगलों तक के पास कोई अपनी स्थायी नौसेना नहीं थी, शिवाजी महाराज ने तट रेखा और समुद्री व्यापार की हिफाजत के लिए 1657 में ही एक पूरी नौसेना खड़ी कर ली थी। मतलब ये उस वक्त के हिसाब से एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। अब इस हथियार को देखिए। इसे बाघ नख या टाइगर क्लॉज कहते हैं और ये इतिहास के सबसे रोचक किस्सों में से एक से जुड़ा है।
जब बीजापुर के विशालकाय और खतरनाक सेनापति अफजल खान के साथ शिवाजी की मुलाकात तय हुई तो वो जानते थे कि धोखा मिल सकता है। इसलिए उन्होंने इस छोटे से हथियार को अपने हाथ में छिपा लिया। जैसे ही अफजल खान ने उन्हें मारने के लिए गले लगाकर धोखा दिया, शिवाजी ने इसी बाघ नख से अपना बचाव किया और उस विशालकाय सेनापति को वहीं ढेर कर दिया, बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की तरह। अब जाहिर सी बात है, ऐसी लगातार सफलताओं ने उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति का ध्यान तो खींचना ही था। यहां से शुरू होता है मुगलों और मराठों के बीच का वो ऐतिहासिक महासंग्राम। शिवाजी महाराज ने मुगल सेनापति शाइस्ता खान के कड़ी सुरक्षा वाले शिविर पर रात के अंधेरे में जो हमला किया था ना, उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम आज के जमाने की किसी मॉडर्न सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पढ़ रहे हैं। एक ऐसी सैन्य कार्रवाई जहां कम से कम नुकसान के साथ सीधे मुख्य लक्ष्य पर वार किया गया। इस एक हमले ने मुगलों के अजेय होने का गुरूर पूरी तरह तोड़ दिया था। इस जबरदस्त झटके के बाद उन्होंने एक और कड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुगलों के सबसे अमीर व्यापारिक बंदरगाह सूरत पर धावा बोल दिया। इस एक स्ट्राइक से मुगलों की शान को भारी ठेस पहुंची। साथ ही मराठों को अपना स्वराज्य चलाने के लिए अपार धन भी मिला। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि उनके सैनिकों को सख्त हिदायत थी कि किसी भी धार्मिक स्थल या निर्दोष नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इन करारी चोटों से तिलमिलाकर सम्राट औरंगजेब ने किसी भी तरह शिवाजी को एक संधि करने पर मजबूर कर दिया और फिर चालाकी से उन्हें आगरा में नजरबंद कर दिया। लेकिन यहीं से होती है इतिहास की सबसे चतुर और बड़ी हाइस्ट की शुरुआत। इस स्लाइड पर दिए गए स्टेप्स को देखिए। नजरबंद होने के बाद शिवाजी ने एक बेहद शानदार मनोवैज्ञानिक खेल खेला। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और संतों तथा सरदारों को दान के रूप में मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवाना शुरू कर दिया। शुरू में तो पहरेदारों ने कड़ी चेकिंग की, पर धीरे धीरे वो लापरवाह हो गए और चेकिंग बंद कर दी। और बस यही वो मौका था। शिवाजी और उनके बेटे खुद उन्हीं टोकरियों में छिपे और मुगलों की नाक के नीचे से बिल्कुल सुरक्षित निकल गए। मुगलों की कैद से पूरी तरह आज़ाद होने के बाद शिवाजी महाराज वापस दक्कन लौट आए ताकि अपनी इस शानदार जीत को एक औपचारिक और ठोस रूप दे सकें। ये देखिए, रायगढ़ किले के महल का शानदार प्रवेश द्वार। यहीं पर 1674 में वो ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने छत्रपति की महान उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये सारी दुनिया के सामने एक ऐलान था कि अब यहाँ एक स्वतंत्र और पूर्ण संप्रभु मराठा साम्राज्य स्थापित हो चुका है। एक महान शासक के रूप में उनकी प्रगतिशील सोच यहां भी नहीं रुकी। दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करते वक्त उन्होंने डच व्यापारियों द्वारा किए जा रहे दास व्यापार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में इस अमानवीय प्रथा से मुनाफा कमाया जा रहा था, उनका ये कानून बताता है कि अपनी प्रजा और इंसानियत के लिए उनके मन में कितनी गहरी सहानुभूति थी। अब इस नक्शे को ध्यान से देखिए। 1680 तक आते आते उनका वो स्वराज्य का सपना एक विशाल साम्राज्य का रूप ले चुका था। ये मैप सबूत है इस बात का कि कैसे एक अकेले इंसान ने अपने साहस, नेतृत्व और बेमिसाल रणनीति के दम पर चारों तरफ घिरे शक्तिशाली दुश्मनों के बावजूद अपना एक इतना बड़ा और आज़ाद साम्राज्य खड़ा कर दिया था। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी और गहरे विचार पर बात करते हैं। इतिहास हमें साफ दिखाता है कि जब एक मजबूत विचारधारा को न रुकने वाले जोश और लगातार नए तरीकों के साथ मिला दिया जाए तो कोई भी महाशक्ति टिक नहीं सकती। सोचिए, अतीत के इन महान दूरदर्शियों की रणनीतियां भविष्य के उन योद्धाओं को कितना कुछ सिखा सकती हैं जो मुश्किलों से लड़ना चाहते हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।